कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें। हरियाणा के एक धराशायी होने वाले प्रकरण के बाद में कांग्रेस की हालत बड़ी ख़राब हो गई है महाराष्ट्र में। देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव अभी होने हैं और महाराष्ट्र के चुनाव होने से पहले, हरियाणा के परिणाम आने से पहले कांग्रेस जो थी वो बिल्कुल घोड़े पे सवार थी और घोड़े पे सवार होकर कह रही थी, ए कौन होते हो तुम शिवसेना उद्धव वाले, और कौन होते हो तुम शरद पवार, हम जो कुछ हैं वो सब कुछ हम ही हैं। क्यों? क्योंकि हमने 13 लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ा था और 9 सीटें जीती थी। 70-75% हमारा स्ट्राइक रेट है, इसलिए 70-75 सीटें हमको मिलनी चाहिए। 70-75% सीटें हमको मिलनी चाहिए। हम 150 से ऊपर सीटें लेंगे, हम 160 सीटें लेंगे और 70 सीटें जो है वो शिवसेना ले ले और बाकी बची 60 सीटें जो है वो शरद पवार जी ले ले। अब भाई शरद पवार जी इतनी कच्ची गोलियां तो खेले नहीं हैं और अब जो भी हालात हुए हरियाणा के बाद से, तो अब शरद पवार जी ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई देखिए, ये कांग्रेस वाले जो हैं ये बिल्कुल हरियाणा की तरह ही चुनाव लड़के और यहाँ पर भी ऐसी तैसी करना चाहते हैं कि हम इनको नहीं करने देंगे। शरद पवार ने मैसेज भेज दिया है और ये कह दिया है कि ये जो नाना पटोले है ये बहुत हंगामा करता है, ये नाना पटोले के साथ हम बात नहीं करेंगे और हमें जो कुछ भी करना है वो सेंट्रल लीडरशिप भेजे। बताते हैं कि सेंट्रल लीडरशिप में कमलनाथ को, हाँ जी, कमलनाथ जो कि बिल्कुल साइडलाइन कर दिए गए थे, और कमलनाथ वो जो कि एक बार तो बैठ गए थे बीजेपी में आने को तैयार होके, लेकिन बीजेपी वालों ने ही उनको नहीं आने दिया। मैंने कहा भाई सारे के सारे इधर ही आ जाएंगे तो फिर हमारे लिए क्या बचेगा। हम पहले से ही मध्य प्रदेश में 160 से ऊपर सीटें लेके बैठे हुए हैं, हमें क्या ज़रूरत है कमलनाथ की। कमलनाथ को हराया है हमने, कमलनाथ को हमने लोकसभा में हराया है। कमलनाथ विधानसभा में ज़रूर जीत गए थे छिंदवाड़ा की 6 सीटें, लेकिन उसके बाद फिर वो लोकसभा में हार भी गए। तो ऐसे हुए हारे हुए खिलाड़ी की हमें ज़रूरत नहीं है। अब महाराष्ट्र में भाई बड़ी तेज़ी से करवट बदल रही है राजनीति, क्योंकि कांग्रेस ने अब उद्धव ठाकरे को ये कह दिया। देखिए चारों तरफ से हो रहा है, एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, कांग्रेस है, शरद पवार है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस को कुछ बोल रहे हैं, कांग्रेस शरद पवार को कुछ बोल रही है, शरद पवार फिर उद्धव ठाकरे को कुछ बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे उल्टा उधर बोल रहे हैं। इधर पूरा गड्ढमड, यानी कि आपके 3 का जो कॉम्बिनेशन है वो 3 का कॉम्बो आप बनाओगे और 3 लोगों में आपस में मैच कराओगे तो आप समझिए कि 2 और 1 3 मैच तो हो ही जाएंगे। लेकिन इसमें उद्धव ठाकरे की समस्या क्या है, पहले वो बात करते हैं, फिर बात करेंगे कांग्रेस की समस्या क्या है, फिर कहेंगे शरद पवार की समस्या क्या है और इधर क्या हो रहा है इनकी भी बात करेंगे। तो उद्धव ठाकरे की समस्या क्या है, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। उद्धव ठाकरे की समस्या ये है कि उद्धव ठाकरे के पास अपना वोट बैंक नहीं बचा है। चुनाव के बाद सबको ये पता चल गया कि 21 सीटें लड़के और ये केवल 9 सीटें जीते हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि मुश्किल से 40% इनका जो है वो स्ट्राइक रेट रहा है। वो इस कारण रहा है कि इनका जो वोट था 18% लगभग, उसमें से 13-14% चला गया है एकनाथ शिंदे के पास। तो इनके पास अपना केवल 4-5% वोट ही बचा है और वह 4-5% वोट भी ऐसा है जो कांग्रेस और शरद पवार को ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो जब उद्धव ठाकरे अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, जबकि शरद पवार और कांग्रेस वो अपना शेयर उद्धव ठाकरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो वो तो उद्धव ठाकरे को 40-50 से ज़्यादा सीट देने में तैयार ही नहीं है। और उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनको सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाए। आखिरकार सीएम कैंडिडेट के नाम पर ही तो वो एनडीए से बाहर निकले थे। उनका
तुर्रा यही था कि भाई हम सीएम बनेंगे। तो शरद पवार ने कहा कि ठीक है। शरद पवार ज़रा लंबी सोचते हैं, उन्होंने कहा ठीक है, पहले इनको एनडीए से निकाल लो, एनडीए से निकालने के बाद कुछ दिनों में तो अपने आप धरती पे आ जाएंगे, जो वो आ गए। उनकी ये समस्या है, उनको सीटें चाहिए, कह रहे हैं कि साहब हम 110-120 सीटें लेंगे। और शरद पवार ने उनको मैसेज भेज दिया कि भैया तुमको तो 50 से ज़्यादा हम सीटें देंगे नहीं, और कांग्रेस कह रही है कि भाई 50 सीटें भी तुम्हारे लिए ज़्यादा है। तो आपस में द्वंद्व होना स्वाभाविक है। अब आ जाइए कांग्रेस पे। कांग्रेस बहुत उछल रही थी, जैसा मैंने आपको बताया, कांग्रेस बहुत उछल रही थी। तो फिर कांग्रेस का मामला पंक्चर किया उद्धव ठाकरे ने। हरियाणा में हारते ही आपने देखा कि किस तरह का एडिटोरियल लिखा गया सामना में इनके अहंकार को पूरा एक मुद्दा बना लिया गया। प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा कि भाई ये अति आत्मविश्वास में थे, और इस प्रकार की हिंट दी गई कि भाई कांग्रेस को तो वैसे भी चुनाव लड़ना आता नहीं है, क्योंकि यदि चुनाव लड़ना आता तो ये लगातार तीसरी बार पार्लियामेंट का चुनाव नहीं हारते। ये अलग बात है कि राहुल गांधी जो है वो ऐसा प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि 99 सीट जीत कर वो जीत गए। हाँ, वो एलओपी की सीट जरूर जीत गए हैं, हाँ एलओपी की सीट उनको मिल गई है, ये उनकी जीत है, इससे अधिक और कुछ नहीं है। चुनाव तो वो हारे ही हारे। तो नाना पटोले जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह के व्यक्ति हैं। एक अत्यंत ही अहंकारी, एक अत्यंत ही जिसको हम कह सकते हैं लड़ाकू। तो अब ये लड़ाकू अहंकारी व्यक्ति जो है, इससे बात करने को उद्धव ठाकरे तैयार नहीं हैं। और अब तो शरद पवार भी तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं सेंटर से भेजो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बात हो रही है कि कमलनाथ को भेज दिया जाए। तो भाई कमलनाथ क्यों जाएंगे, जबकि आपको सबको पता है कि भाई कमलनाथ तो नकार दिए गए थे, कमलनाथ तो दुत्कार दिए गए थे। लेकिन कमलनाथ की जो कोटरी है उससे बहुत अच्छे संबंध हैं। और कोटरी कैसे चलती है आपको पता है, कल हमने इसके ऊपर एक कार्यक्रम किया था, बल्कि परसों, जिसमें चमड़ी दमड़ी की बात आई थी। तो वो सब करने में बहुत ही निपुण एवं कुशल हैं कमलनाथ जी। तो कमलनाथ जी उसमें कर सकते हैं। अब कमलनाथ के अतिरिक्त और किसी को बनाया गया और भी समस्या होगी। कम से कम कमलनाथ जो है वो बातचीत तो कर पाएंगे, सीनियर लोग, सीनियर व्यक्ति हैं। ये तो इनकी स्थिति हो गई है। अब आते हैं हम शरद पवार को। अब शरद पवार का जो लॉन्ग टर्म प्लान था वो ये था कि भाई अंत में केवल भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी शरद पवार बचनी चाहिए और बाकी सारी पार्टियां महाराष्ट्र से समाप्त हो जानी चाहिए। ये उनका जो कैलकुलेशन था उसको अजीत पवार ने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। अब अजीत पवार जो हैं वो स्वयं चक्कर में आ गए हैं। देखिए क्या हुआ, उन्होंने बाबा सिद्दीकी को कांग्रेस छुड़वा के अपने यहाँ ज्वाइन करवाया। बाबा सिद्दीकी का जो मामला है वो ये है कि भाई वो सलमान खान और शाहरुख खान के बड़े करीब हैं। तो अब उनको बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई और जो हमला हुआ वो बताया जा रहा है कि वो सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी के कारण हुआ। लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से दुश्मनी क्यों मानता है, क्योंकि वो है बिश्नोई। और इन्होंने जोधपुर में जाके हिरण का शिकार किया था। हिरण का शिकार करने के बाद फिर उन्होंने अपने रसूखात से और अपने पैसे से वकीलों को, जुडिशरी को मैनेज करके और साफ ये बच निकले। तो उसका कहना है कि भाई आपने किसी प्रकार का प्रायश्चित किया नहीं, हम तो आपको मारेंगे क्योंकि आपने हमारे बिश्नोई के गांवों में जाकर और जीव जंतुओं को मारा जिनकी हम पूजा करते हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई का एक, उसकी एक ये घोषित पद्धति है या एक घोषणा है उसकी कि हम सलमान खान को मारेंगे। अब एनसीपी वाले चक्कर में फंस गए। सरकार जो है वो महायुति की है जिसमें एनसीपी शामिल है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। तो अब शरद पवार को एक और बहुत बड़ा पॉइंट मिल गया, एनसीपी वालों को सेंध लगा के अपनी ओर कर लेने में।
क्योंकि एनसीपी वालों को बहुत धक्का पहुंचा है। वैसे भी उनको पता है कि उनकी तीसरे नंबर की हैसियत है और उनको 30-40 से ज़्यादा सीटें मिलने वाली नहीं हैं महायुति में। तो अभी भी ये चक्कर चल रहा है। बीच में आपने ये सुना होगा कि बड़ी तेज़ अफवाह फैली थी कि भाई कैबिनेट मीटिंग छोड़ के चले गए अजीत पवार। बाद में उन्होंने इसका खंडन अवश्य कर दिया, ये कहा कि नहीं मैं तो परमिशन लेके और मेरा पहले से कोई कार्यक्रम था उसको लेके गए थे। लेकिन हमें सबको पता है कि भाई जब कैबिनेट मीटिंग होती है तो बाकी सारे अन्य कार्यक्रम जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं, ये परिपाटी है। तो अब इसका जो पूरा परिणाम यह दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सुदृढ़ हुई है और अब वो 150 सीटों पर लड़ने जा रही है और वो 70-80 सीटों तक और उससे अधिक भी वो देगी एक नाथ शिंदे को, और 40 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलने वाली हैं अजीत पवार को। बल्कि अजीत पवार के सामने तो ये भी एक ऑप्शन है कि भाई टेक इट और लीव इट, चाहिए ये 40 तो ले लो, नहीं तो तुम अपना रास्ता नापो, हम आपस में बांट लेंगे। वही वाली बात है कि शरद पवार बिल्कुल इस स्थिति में नहीं है कि उनका कोई भी वोट ट्रांसफ़र करा पाए एक नाथ शिंदे को या बीजेपी को। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो बीजेपी वाला जो वोटर है वो भी अजीत पवार को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ऐसे में महायुति का भी पुनर्गठन पूरी तरह से संभावित है। महाराष्ट्र में अब आज की डेट में स्थिति यह है कि जो बुरी तरह से हारी थी महायुति वो काफ़ी रिकवर कर गई है और मेरे अनुमान से इस समय लगभग कांटे की लड़ाई में आ चुकी है। उनकी लाड़की बहिना जो योजना है उससे भी बड़ा अंतर पड़ा है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है उन्होंने जो बयान दे दिया कि हम इसको बंद कर देंगे उसका भी असर पड़ा है। तो आगे आगे देखिए होता क्या है। महाराष्ट्र चुनाव जो है वो अत्यंत रुचिकर होने वाले हैं, अत्यंत ही रोचक होंगे, हरियाणा से भी ज़्यादा रोचक होंगे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।